एक्सरसाइज 8 पहले का हैंस प्रूव्ड हो गया। के एक्स ऊपर लगेगा, बी आई एल और एम जी नीचे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलो दिल्ली। और इसमें मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस रहा होगा तो बी आई एल ऊपर आएगा, ये एम जी को बैलेंस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 आगरा। फिर भी देखो, करंट कैरिंग वायर ऐसा है, करंट अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। आ जाओ, ये देखिएगा, अच्छे से समझिए कि क्या हो रहा है इसमें। 3D फिगर कुछ ऐसा है, करंट इधर है, लेकिन अगर इसको यहां से देखा जाए तो ये 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। करंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, I क्रॉस B, सोचिए बी आई एल इधर होगा, I अंदर की तरफ, I B फोर्स इधर, तो फोर्स बी आई एल इधर आएगा, एक फोर्स एम जी इधर आएगा, ये एंगल थीटा है, तो एम जी का साइन थीटा बी आई एल के कॉस थीटा के बराबर है। फ्रिक्शन नहीं है ना, कि म्यू है, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो यही आंसर आ गया। क्या पूछा है? करंट, तो एम जी टेन थीटा बाय बी एल। बोलो आंसर क्या आया? आगरा। इलस्ट्रेशन 19 20, इलस्ट्रेशन 19 20 हो गए। चलो 21, सॉरी एक्सरसाइज 9 आगरा। एक्सरसाइज 9 फिगर कहां है इसका? नीचे। हाँ यही तो, यही नहीं है फिगर, यही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर डॉट है, इधर क्रॉस है, आई से डॉट, फोर्स इधर, इस पे इधर, एफ लेफ्ट। चलो क्वेश्चन 2 हो गया। क्योंकि वायर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस वायर को स्ट्रेट लाइन मान लो और आंसर निकाल दो, और स्ट्रेट लाइन पे फोर्स आ जाएगा बी आई एल। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये तो क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 का हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का हैंस प्रूव्ड, स्ट्रेट मान के बी आई आर। क्या पूछा है? टॉर्क, फोर्स ही आएगा, फोर्थ का टॉर्क आएगा अबाउट पॉइंट P, तो पॉइंट P पे टॉर्क आएगा बी आई टू आर इंटू आर, बी आई टू आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में कर्व्ड वायर को स्ट्रेट माना, स्ट्रेट का आंसर निकाला, और टॉर्क बी आई टू आर इंटू ये। DCT 3, चलो DCT 3 फर्स्ट का चेन्नई, सेकंड आगरा। अभी देखते हैं कंडक्टिंग सर्कुलर लूप। पहले का आंसर, लूप अगर क्लोज्ड है, कैसा भी फील्ड रखो तो फोर्स इस पे 0 आएगा। सेकंड में सेमी सर्कुलर वायर, अरे वो तो नाम लूप लिख दिया है, तो सेमी सर्कुलर वायर ही है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो बी आई टू आर। थर्ड का चेन्नई, स्ट्रेट वायर अलोंग एक्स एक्सिस कैरीज करंट इन पॉजिटिव, तो सीधे मेरे ख्याल से बी आई एल लगाना है, आई एल क्रॉस बी। करंट कितना है? 2.4, लेंथ कितनी है? 0.75 आई कैप में, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 1.6 के कैप।
जादू से। बिल्कुल सही, मैं सोच रहा था किसी ने पूछा क्यों नहीं, लेकिन आ जाएगा कि मैंने टॉर्क निकालने के लिए इसको वायर माना था और मैंने ये BI2R ये फोर्स यहीं लगा दिया था, बिना इंटीग्रेशन की ये टॉर्क निकाल दिया था। इसके पीछे बड़ी सिंपल सी वजह है, सभी फोर्सेस इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो अगर सभी फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो तो यही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। तो सभी फोर्सेस को इसी पॉइंट पे लगा हुआ मान सकते हैं, क्योंकि इन सब का टॉर्क इसके अबाउट 0 है, तो इसके इक्विवेलेंट का भी टॉर्क इसके अबाउट 0 होना चाहिए। इसीलिए ऐसा कर पा रहा है, क्योंकि सभी फोर्स इसी से पास हो रहे थे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, आगरा। आगरा हो गया, BIL साइन थीटा इक्वल टू F। क्वेश्चन नंबर 5, आगरा क्या लूप है? ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 7 चेन्नई, फिर लूप है। ये तो मजा आ रहा है इसमें। 8th का आंसर दिल्ली, 9 का दिल्ली, 10th का बॉम्बे। सुन तो लो, अभी जो फिगर बनाया था वही है क्वेश्चन। 10th का जो अभी फिगर बनाया था वही क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो BIL ऐसा लगेगा, लेकिन अंग्रेजी बहुत मैटर करती है इसमें। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाया होता तो अब BIL इधर आता और अब ये mg साइन थीटा को बैलेंस करता। क्वेश्चन अलग अलग है। ये वर्टिकल मतलब ऊपर था तो BIL दाएं तरफ आया, mg नीचे आया। आंसर बॉम्बे। चलो 11 का चेन्नई। ओके, हाँ वो सुनो, अब इसमें एक जनरल नॉलेज की जरूरत पड़ गई कि करंट अगर इधर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है। अगली क्लास में आएगा ये कि करंट कैरिंग वायर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है। इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स वायर ऐसे भेजा तो V क्रॉस B फोर्स ऊपर आएगा। लेकिन अब अगर आप कहें इस तरफ से भेजा होता तो भी आंसर वही आता, V डॉट। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना हो तो इसमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वो अगली क्लास में होगी। 12वें का आ गया, क्योंकि IL क्रॉस B और लेंथ कितनी लिखेंगे हम? 4I कैप। कितनी लेंथ है ये 2,2। ये वाला पॉइंट कितना है? 1,1, 3,3। तो लेंथ है 2I कैप प्लस 2J कैप। क्यों? रेडियस, ओके, रेडियस 1 है कि कोऑर्डिनेट 1 है? ओके, ये लेंथ 1 है। ओके, ये भी लेंथ 1 है, तो इतनी जरूरत नहीं। ये लेंथ कितनी हो गई? 2, तो लेंथ 2 ले लो, तो इसे लिख लो ILB साइन 45। I लेंथ कितनी है? 2, B साइन 45 1/√2। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा होगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? लेकिन हां, अब इसमें यह समझना पड़ेगा कि किसका आंसर आएगा, तो वो लिखना ही पड़ा, उसी फॉर्म में ही करना पड़ा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड गंदा दे रखा है। 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस K कैप। L वेक्टर कितना हो गया? 2 लेंथ है, 1/√2I कैप प्लस 1/√2J कैप। और करंट दे रखा होगा कुछ ना कुछ 1 एम्पियर, तो फोर्स आया IL क्रॉस B। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 12 का। होपफुली समझ में आ गया होगा कि ये लेंथ ऐसी थी, इसको वेक्टर में लिख दिया है। तो आंसर क्या आया? बॉम्बे। 13 का बॉम्बे, क्योंकि इसका आंसर वही होगा जो इसका आंसर होगा। तो स्ट्रेट लाइन मान लो, और स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर, और इस पे BIL लगा दो। मास से क्या फर्क पड़ता है? वो तो नेट एक्सीलरेशन में आएगा ना। फोर्स तो इससे मिल गया,
बाय मास, BIL बाय मास। बस लेंथ 3 सेंटीमीटर लेनी है। mg नहीं है, mg कुछ नहीं है इसमें, mg नहीं है, बस BIL बाय मास एक्सीलरेशन है। तो इसकी वजह से 100, लेंथ कितनी है, 100 से 100 कट गया, सही है। तो 2 इंटू 2 4 और 3 12, आंसर बॉम्बे। फोर्टीन हैंस प्रूव, 15 हो गया, 14 नहीं हुआ, ओके आंसर नहीं है। हाँ, कॉपर पाइप वोल्टेज अप्लाइड करेंट इज कंस्टिट्यूटिव मूवमेंट, यस फोर्स तो आएगा क्योंकि करंट सेम है, प्लस इधर जाना माइनस इधर जाना, लेकिन इन पे फोर्स कटेंगे नहीं, फोर्स जुड़ जाएगा क्योंकि करंट जुड़ रहा है। जैसे क्रॉस है, इस पे फोर्स इधर, इस पे भी इधर ही आया, करंट ऐड हो रहा है तो फोर्स भी ऐड होगा। तो 14 का आंसर यस। सर्किट डायग्राम की हमें क्या जरूरत है, ये है इलेक्ट्रोलाइट, लो ये भरा है, यहां से यहां ऐसे करंट जा रहा है, सर्किट डायग्राम थोड़ी होता है। कोई इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, चार्जेस मूव करने लग गए। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 18 17 की इक्वेशन लिख दें। वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम, एक्सीलरेशन क्या है, BIL बाय मास इनटू टी। चलो 18 18, हाँ बिल्कुल सही है, हो गया हो गया। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, शायद फ्रिक्शन है क्या इसमें, फ्रिक्शन है। 18 में वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इसका फिगर बगल वाला ही है ना, बाय 4.9 सेंटीमीटर वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, इज स्लोली डिक्रीज, इट इज फाउंड दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन BIL इक्वल टू म्यू mg, और करंट कितना आएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। चलो 19 hence proved a square loop of length L is placed in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड K कैप में है, शांत हो जाओ, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह अलग अलग है, ऐसी है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो फोर्स अलग अलग आएंगे, लेकिन ये जरा समझिएगा, इसमें इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वाले पे फोर्स नीचे, इस वाले पे फोर्स ऊपर, ये फोर्स बनेगा ऐसे, और ये तो कैंसल आउट हो गया। जो आंसर आया इसका, तो आंसर जो आया वो इसका आया, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, और ये बनेगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है, x इक्वल टू 0 है, BIL, यहां x इक्वल टू L है, 2BIL, तो नेट फोर्स इन दोनों का डिफरेंस BIL। तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्वेश्चन नंबर 20 के पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए, ये स्मूथ है, ये जो रेल्स हैं, रेल्स मतलब ट्रेन की पटरी जैसा है, मेटेलिक ट्रेन की पटरियां हैं, स्मूथ है, और इसमें से करंट आ ही जाता, एक BIL फोर्स इस पे आगे लगता, उसकी वजह से स्पीड बढ़ती, तो यहां से यहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी, लेकिन इसके बाद जरा सोचिए सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब वायर जो जाएगा
उस पे BIL नहीं लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन तो लगेगा म्यू एम जी। तो यहां तक कुछ इसने वेलोसिटी ले ली है, तो अब इसको कवर करने में कितनी लेंथ लगेगी, तो ये x को v² बाय म्यू जी बाय 2a। आया समझ में? तो और ये वेलोसिटी कितनी है, ये लेंथ दे रखी होगी BIL इंटू L इज इक्वल टू हाफ mv²। और यहां इक्वेशन क्या बनी, हाफ mv² म्यू एम जी एक्स। तो लॉजिकली सोच सकते हो इसको कि फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो जितना BIL ने वर्क किया था उतना ही फ्रिक्शन ने वर्क करके खत्म कर दिया। ये डायरेक्ट आंसर है इसका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जरा समझिए 21 कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया गया। ये बैटरी है, यहां मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी इसीलिए क्योंकि मर्क्यूरी कंडक्टर होता है। इस पूरे सर्किट में देखिए रेजिस्टेंस कहीं है ही नहीं, सर्किट में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये बैटरी ईएमएफ भी है, और अगर रेजिस्टेंस नहीं है और अगर मैंने इस पे वायर रख दिया तो करंट कितना लगेगा, कितना आएगा, ये करंट इंफिनिटी आएगा। आया? लेकिन करंट इंफिनिटी आएगा तो ये फील करिए, ये BIL जो लगेगा वो भी इंफिनिटी होगा। और अगर इनफाइनाइट फोर्स छोटे टाइम के लिए भी लग गया तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये एक्चुअली इंपल्स से सॉल्व होगा। और ये क्या बनेगा, BIL का फोर्स है, इसमें dt मल्टीप्लाई कर दें, BIL dt, I dt क्या बन गया, Q। तो ये हमारी इंपल्स है, और इस इंपल्स को मास इनटू वेलोसिटी से कंपेयर कर लें तो इसने तुरंत वेलोसिटी ले ली होगी BLQ बाय m, और ये उछल जाएगा, और जो ही उछलेगा ये कांटेक्ट छूट जाएगा, तो करंट जाना बंद। इसका मतलब अब इसको रोकने वाला कौन है, ग्रेविटी। v² बाय 2g मैक्सिमम हाइट आएगी। मतलब ये इंपल्स लगाने का तरीका है। बहुत बड़ा करंट बहुत छोटे टाइम के लिए भेज दीजिए तो फोर्स इनफाइनाइट आएगा, और छोटे टाइम के लिए कांटेक्ट में था, मतलब जितनी देर में ये वायर इसके कांटेक्ट में थे इतनी देर के लिए, इतनी देर में ही इतना करंट फैल जाएगा, फ्लो हो जाएगा कि वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। तो समझ गए ये सब क्यों बनाया गया, ये मर्क्यूरी क्यों रखा, क्योंकि वो भी मेटल है, वायर भी मेटल, कहीं कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, सो दैट करंट बहुत बड़ा जाएगा और एकदम से ये उछल जाएगा। आ गया समझ में? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये मैग्नेटिक गन बन गई है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन कैसे काम कर रही है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो हम पिछले जितने क्वेश्चन देख रहे थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन ही थे। मान लो ये एरो इसमें लगा दो, और जो ही आप स्विच ऑन करोगे, और रेजिस्टेंस इसका ना के बराबर रखो, स्विच ऑन करोगे बड़ा करंट जाएगा, और अगर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया तो एक फोर्स आएगा, ये एकदम से वेलोसिटी ले लेगा। समझ गया ना? बन गए धनुष बाण। स्विच ऑन करो फिक जाएगा। ठीक है? तो बिल्कुल ये यूज होता है प्रैक्टिकली यूज होता है, लेकिन इसमें आपको करंट बड़ा भेजना पड़ेगा। मतलब ये उन डिवाइसेस में काम करना मुश्किल है जो बैटरी से चलते हैं, हमें ज्यादा वोल्टेज देना होगा। समझ में आ गया कि गन कैसे बना ली हमने? चलो क्वेश्चन नंबर 22। चेन्नई BIL इज इक्वल टू 2kx। सही है? और करंट को EMF बाय रेजिस्टेंस। चलो अब आ जाओ 23 पे। 23 क्वेश्चन
वैसे हैंस प्रूव्ड दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एम जी इधर है। अब जरा सोचते हैं बी आई एल किधर होगा। तो आई और बी, ये बी मैग्नेटिक फील्ड ही है ना, हाँ, तो बी आई एल कहां आएगा, नीचे ही आएगा। ये बी आई एल भी नीचे, एम जी भी नीचे, तो कौन दिमाग लगाए, इसे एम जी इफेक्टिव ले लो, क्योंकि बी आई एल और एम जी एड हो गए तो इसे नया एम जी इफेक्टिव मान लो। अब पूछा है तो ये क्वेश्चन क्या हो गया कि एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, हमें फोर्स लगाना है, तो कितना लगाना पड़ेगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा से लेके एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा के बीच में। ये फोर्स इसको इक्विलिब्रियम में रख सकता है। एक बार फ्रिक्शन इस तरफ है, एक बार उस तरफ है, और बस जो एम जी लिख रहा हूं, इस एम जी की वैल्यू कितनी है, एम जी प्लस बी आई एल। समझ गए, म्यू कॉस थीटा, ये एम जी प्लस बी आई एल साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये अपर और लोअर लिमिट आ गई। तो अब आ जाओ 24 पे। 24 हैंस प्रूव्ड, 25 हैंस प्रूव्ड। किसमें जो लिखा है तुम्हें वही मानना है, तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है। एक मिनट, अर्थ के केस में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है अर्थ की, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है। समझ गए? अरे क्यों, क्या कॉमन सेंस है? नहीं समझ में आया? कॉमन सेंस है। ये बताओ, एक मिनट, ये भूल जाओ। यहां मैंने कंपास रखा होता, यहां तो कंपास के दो एंड है, नॉर्थ किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऐसी है, एक कंपास इस पर रखो तो उसका नॉर्थ और साउथ कैसे होगा, नॉर्थ इधर साउथ इधर, यही होगा। कंपास इसी डायरेक्शन में तो पॉइंट करेगा, करेगा। तो यहां कंपास किस डायरेक्शन में, एन और एस कंपास के ऐसे रहे होंगे, और कंपास जिस तरफ पॉइंट करता है हम उसी को एन बोल देते हैं, जबकि वो मैग्नेटिक साउथ है। समझ गया ना? ज्योग्राफिक नॉर्थ ही मैग्नेटिक साउथ है, क्योंकि हमारा इंट्यूशन ऐसे डेवलप हो गया कि जिस तरफ इसका नॉर्थ बता रहा है वो नॉर्थ है, जबकि इसका नॉर्थ साउथ की तरफ बता रहा होगा। कंपास का नॉर्थ मैग्नेट के साउथ की तरफ होगा, लेकिन हमने कहा जहां कंपास का नॉर्थ बना है वही नॉर्थ है, क्योंकि दरअसल क्या है कि ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये कन्वेंशन पहले डेवलप हो गए थे, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ बाद में आया। समझ गया ना? तो दोनों चीजें सेम होना जरूरी था ही नहीं, क्योंकि इनिशियली तो बस यूं ही नाम दे दिए गए थे, ईस्ट वेस्ट दो नाम देने थे, दो नॉर्थ साउथ देने थे, आर्बिट्रेरी था, किसी को नॉर्थ किसी को साउथ ले लो, दे दिया। चलो सब सीख गए? अंग्रेजी करते जाना, मैं होमवर्क कम इसलिए ही दे रहा हूं कि इंग्लिश कर सको। अदरवाइज एक मिनट, मैं भी किताबें दे देता कि इस किताब से एचसीवी से ये कर लाओ, एनसीईआरटी से ये कर लाओ, या अपनी शीट दे देता, इसलिए नहीं दे रहा हूं सो दैट अंग्रेजी पढ़ सको। तो ये मत करना कि तुम अंग्रेजी को इग्नोर मार के कुछ और पढ़ने लग जाओ। समझ गया ना? तो मेरा ऑफिशियल होमवर्क में से काउंट होगा वो जो इंग्लिश का मैं काम देता हूं। समझ गए? अपना पेट काट के अंग्रेजी को खिला रहा हूं। चलो हाँ, फिर से छोटा सा लेक्चर है आज का भी। हाँ, लेकिन पिछला फिर से मैं हल्का सा रिकॉल कर दूं कि हमने क्या पढ़ा। हमने देखा था अगर चार्ज के पास वेलोसिटी है
किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस पर फोर्स क्यू भी आ जाता है। और हमने कहा कि ये करंट कैरिंग वायर भी तो आखिरकार ये मूविंग चार्ज ही है, छापना मत ये। तो हमने ये कहा कि इसका आंसर निकालना है तो इसका आंसर निकाल दो, और इसमें हमने कहा कि बी क्यू भी लगेगा। और क्यू कितना, जितनी लेंथ की बात कर रहे हो उसका क्यू, तो उसमें क्यू कितना होगा, एन ए एल ई। समझ गए? तो ये सिंपली क्या है कि पूरे वायर में जितने चार्जेस थे उन सभी चार्जेस पे बी क्यू भी लगा। चार्जेस कितने थे तो इसका वॉल्यूम कितना था, इसके वॉल्यूम में हमने मल्टीप्लाई किया डेंसिटी का, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई का मल्टीप्लाई किया, ये क्यू बन गया, और यही हमारा एन ई ए वी डी आई एल बन गया। लेकिन हम जानते हैं कि ये वेक्टर के फॉर्म में है, तो एल क्रॉस बी, तो बी आई एल जो लगा रहे हैं हम बार बार, ये कब लगेगा, जब बी यूनिफॉर्म हो और दूसरा बी परपेंडिकुलर टू एल हो। ये बात समझ में आई कि डायरेक्ट बी आई एल तभी लगेगा जब पूरे वायर पे बी एक सा हो और वायर की लेंथ बी के परपेंडिकुलर हो। अदरवाइज फोर्स का फॉर्मूला बी आई एल साइन थीटा है। ये इसके लिए कंडीशन क्या है, बी यूनिफॉर्म हो। अदरवाइज एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, बी आई तो डी एल क्रॉस बी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो हम दरअसल ये वाला और ये वाला सोच के याद रखते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंटली तीनों परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो हमारा फोर्स भी इनके परपेंडिकुलर आएगा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और इस वाले केस में अगर कुछ भी गड़बड़ है तो इंटीग्रेशन करके आंसर निकालिए। अब इसमें हम दो स्पेशल केसेस देखे। अगर बी यूनिफॉर्म है तो हमने देखा अगर लूप क्लोज्ड होगी तो बताओ क्या पता चला, क्लोज लूप में फोर्स जीरो, और इसके पीछे की वजह के साथ याद रखें तो वजह ये थी डीएल का क्लोज्ड क्रॉस बी बाहर, ये अंदर जीरो, लेकिन टॉर्क हो भी सकता है जीरो। तुम कहां चले, क्या लग गया, क्यों लड़ रहे थे, लड़ क्यों रहे थे पेन से, हाँ समझ गया, चलो जल्दी आओ। हाँ तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है, टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है। पक्का समझ में आया? आज की पूरी क्लास का डिस्कशन इस पे है। चलो दूसरा आया कि अगर बी वेरिएबल है तो क्लोज लूप हो तो भी फोर्स पता नहीं। ये समझ में आया? रट मत लेना, नहीं तो क्लोज लूप पे फोर्स हमेशा जीरो कर दो। हमने अभी देखा था कुछ देर पहले, बी वन प्लस एक्स बाय एल ऐसा क्वेश्चन था, के कैप फोर्स आ गया था इस पे। तो क्लोज लूप पे फोर्स टॉर्क सब कुछ आ सकता है। तो आज की क्लास छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज ढंग से समझिएगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है बस। चलो तो अब देख रहे हैं हम क्लोज्ड लूप करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। हम एक्चुअली एक स्पेशल केस हम पढ़ ले रहे हैं, और इसमें भी स्पेशल यूनिफॉर्म, बाद में आएंगे हम वेरिएबल पे। तो इसका पहली चीज तो समझ में आ रही है कि फोर्स जीरो आ गया समझ में। बेहतर है मैं सही लिखूं, एफ नेट जीरो। इसका मतलब समझ में आया, टोटल फोर्स जीरो है। इट डजंट मीन कि पूरी बॉडी पे फोर्स ही नहीं है, इसका मतलब इस पे कपल बने होंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के। क्लियर? इसका मतलब मैं ये लिख रहा हूं, फोर्स इज फॉर्मिंग कपल। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के पेयर रहे होंगे। सेकंड, अब हम आते हैं इस पे टॉर्क। तो पिछली क्लास में हम टॉर्क निकाल रहे थे, अब निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक जनरलाइज केस में आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन मैं पहले आपसे बहुत ही सिंपल केस की बात कर रहा हूं। ठीक है, छापना मत अभी है, मैं दो केसेस यहां ले रहा हूं,
छापना मत अभी। और दो केसेस ऐसे हैं, एक ये और एक दूसरा। चलो बता दो, इस पे फोर्सेस कैसे बनते? इस पे ऊपर, इस पे इधर, इस पे इधर, टॉर्क जीरो। जरा इस पे देखते हैं। इस वाले पे तो फोर्स ही नहीं आता, इस वाले पे तो फोर्स ही नहीं आता, इस पे आता। और क्या ये समझ में आ रहा है? आई इधर, बी इधर, फोर्स ऊपर, या आई से भी फोर्स ऊपर। दरअसल पूरे वायर पे फोर्स ऊपर था, मैंने मिड पॉइंट पे मान लिया। इस पूरे वायर पे फोर्स नीचे आया। और अगर ये लेंथ L होती, ये बेस B होता, तो टॉर्क कितना आया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? BIL। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये कुछ अच्छा सा नहीं बन गया। L और B, BI एरिया। समझ गए? मत लिखना अभी। तो टॉर्क आ भी सकता है, टॉर्क नहीं भी आ सकता है। क्लियर? तो कभी कभी टॉर्क नहीं आ रहा है, कभी आ भी रहा है। तो ये तो डिपेंड करेगा कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली क्या है। तो हम ये दो प्रूफ नहीं करेंगे, हम इसका प्रूफ लिखेंगे जनरल केस वाला, जिसमें ये दोनों इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। समझिएगा, ये मैंने वायर लिया ऐसा, ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी इस तरीके से है। चलो बताओ, फोर्सेस सोचते हैं कि क्या है। इसकी डायमेंशंस L और B डायमेंशन ले रहा हूं। ये लेंथ एक L डायमेंशन है, एक डायमेंशन B है। चलो फोर्स इस पे किधर आएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये वायर ऐसा है, इस पे B इस तरफ है, करंट इस तरफ है। आया? फोर्स कहां आएगा? ऊपर। क्लियर? तो मैं यहां गंदा ना करके इधर लिख रहा हूं ये फोर्स। तो इस वाले पे आया ऊपर, फोर्स बोलो कितना है? तो उसके लिए मुझे ये थीटा बताना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया थीटा क्यों? इस थीटा की जरूरत पड़ेगी, इसमें इस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो एक मिनट, मैं ये थीटा डिफाइन करने के लिए, ये थीटा इस प्लेन और बी के बीच का थीटा है। ये सोच पा रहा हूं? प्लेन और बी के बीच का एंगल थीटा है। अब आई और बी करते तो ये कितना बनता? BIB साइन थीटा। दिखा? और क्या ये दिखा? ये BIB साइन थीटा। और क्या ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों तो टर्न नहीं कराने वाले हैं, टर्न तो कोई और ही कराएगा। अब इस वायर पे देखें, इस वायर पे सोच पा रहे हो, करंट और B अब भी परपेंडिकुलर है। तो इस पे फोर्स किस तरफ है? हमारी तरफ। तो इस पे फोर्स हमारी तरफ है, और कितना? BIL। क्या ये समझ में आ रहा है? थीटा का रोल नहीं है, क्योंकि वायर और B अभी भी परपेंडिकुलर। और इस वाले पे क्रॉस, और कितना? BIL। लेकिन हम इसमें नहीं, टॉर्क में इंटरेस्टेड हैं। अब टॉर्क निकालने के लिए ये वाला फोर्स इधर है, ये वाला फोर्स अंदर है, हमें इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। होपफुली आप मेरा ये फिगर समझ पाए जो मैं बना रहा हूं। ये फिगर कुछ ऐसा है, BIL BIL। ऊपर से देखते तो ऐसे फिगर दिखता, और ये लेंथ हमें B दिखती। नहीं समझ में आया? एक इधर है, एक अंदर है। तो मैं इसमें बस आपसे यह कह रहा हूं कि एक फोर्स इधर था, एक फोर्स इधर था, ऐसे फोर्सेस थे, बस इसको सामने से देखने के लिए कह रहा हूं। फोर्सेस इस तरीके से कुछ होंगे, इसको सामने से देखते तो समझ गया ना, ऐसे दिखता फिगर, तो बस लगभग वही है। हाँ,
चलो इनके बीच का, तो अब ये टॉर्क कितना बना, बी आई एल इंटू बी का साइन या कॉस, ये थीटा नहीं दिख रहा, देख लो थीटा कौन सा है, कॉस ही होगा, वेरीफाई करके देख लिया करो ना। अगर ये थीटा हमने कौन सा माना था इसमें, ये वाला। अब सोचिए अगर ये थीटा 90 डिग्री होता, प्लेन और इसके बीच का था ना, हाँ, ये वाला थीटा अगर हमारा 90 डिग्री होता, तो 90 डिग्री होता तो कैसा होता, ये ऐसा दिखता और टॉर्क कट जाता। या थीटा 0 डिग्री लेके देख लो, समझ में आ जाएगा। थीटा अगर 0 डिग्री होता तो ये फिगर ऐसा दिखता। अब बताओ, अब इस पे ऐसा और इस पे ऐसा बनता, अब तो डिस्टेंस बी यूज होता, तो कॉस थीटा रहा होगा ना। तो बी आई एल बी का कॉस थीटा। लेकिन ये फॉर्मूला उतना मजेदार दिख नहीं रहा है क्योंकि हम वेक्टर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्या इस तरफ कोई एरिया दिख रहा है, एल और बी, एरिया बी वेक्टर ए कॉस थीटा, गारंटीड डॉट नहीं हो सकता। डॉट कैसे हो सकता है, स्केलर नहीं बन जाएगा। आई, अरे घबराइए मत, जरा देखें थीटा क्या होता है, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल। मैं इसे साइन 90 माइनस थीटा लिख लूं, अब भी तो बी ए साइन थीटा लिखा है ना। और जरा फील करिए हमने थीटा क्या माना था, किन दो के बीच का एंगल था, प्लेन और इसके बीच का। अगर मैंने एरिया और इसके बीच का लिया होता तो बिल्कुल सही बनता। अभी भी आंसर सही है वैसे, क्योंकि अभी ये एरिया वेक्टर इधर है और सही बात है एरिया और बी के बीच का ही एंगल तो है। अब आया समझ में। तो बस मैं क्या कर रहा हूं, यहां थीटा बदल दे रहा हूं, बाकी सब कुछ ज्यों कहते हो, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं इंटेंशनली मैंने थीटा अलग लिया था सो दैट आपके दिमाग में ये रहे कि बी ए कॉस थीटा, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट बनेगा, वो अभी भी ए साइन थीटा ही लिखा था, क्योंकि हमें थीटा उन दो वेक्टर के बीच का चाहिए। तो अगर मेरा एरिया वेक्टर इधर होता, ये एरिया वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल आता थीटा, तो अंतर क्या आता, ये तो जो भी बनते कटने थे, यहां साइन थीटा, ये थीटा, समझ गए, एरिया इधर, बी इधर, ये एंगल थीटा। तो अब समझ में आया। तो साइन थीटा, और अब मैं इसको ठीक कर दूं, ये लेकिन क्वेश्चन अब भी है, अब ये बी क्रॉस ए है या ए क्रॉस बी है, तो अब हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। जरा इस वाले फिगर पे फील करें, ये हमारी तरफ आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, बी इधर था, एरिया वेक्टर। अब एक मिनट, क्वेश्चन इससे बड़ा ये है कि एरिया वेक्टर भी तो दो दो होते हैं, एक प्लेन है उसका एरिया वेक्टर कौन सा लोगे, कोई भी ले सकते थे। तो पहले हम ये डिफाइन करेंगे हम एरिया वेक्टर कौन सा लेंगे। तो अब आपके पास ऐसा करंट कैरिंग लूप है, इंट्यूशन की बात करते हैं, इसका एरिया वेक्टर था, बाहर होगा या अंदर होगा, कौन सा लेंगे हम, ले तो दोनों ही सकते हैं। तो हम ऐसा सोचेंगे कि इंट्यूशन काम करें और लूप के अलोंग घुमाने पे थंब अंदर आया, उसी को एरिया वेक्टर डिफाइन कर दो, सो दैट ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कि एरिया वेक्टर कौन सा है। दो ऑप्शन थे आपके पास, दो में से कौन सा, जिस लूप में करंट जैसे जा रहा है ये हमारा एरिया वेक्टर है। पक्का समझ में आया। तो इस बार ऑप्शन नहीं है कि एरिया वेक्टर ये है। अब एरिया वेक्टर हमने ये मान लिया, ये मानते हुए कि हमारे इंट्यूशन काम करेंगे। तो एरिया वेक्टर हमारा अंदर, तो इसका एरिया वेक्टर बताओ किस तरफ है, ये आया समझ में। बी वेक्टर इधर था। अब जरा सोचो,
ये ए क्रॉस बी, सोचो ये ऐसे फील और ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो ए से बी की तरफ क्रॉस हो रहा होगा, ए से बी की तरफ क्रॉस हो रहा होगा, सोचो एरिया से बी की तरफ। तो अब फाइनली हमारा कंफ्यूजन खत्म हुआ, तो ये बना आई ए क्रॉस बी, ये हमारा टॉर्क है। पक्का समझ में आया क्या हुआ? तो ये थोड़ा सा 3D फिगर है, इसीलिए थोड़ा सा सोचने में दिक्कत होती है। और मैं इसको यहां से देख रहा हूं तो ये फिगर ऐसे बना रहा हूं, ये वायर ऐसा होता, मैग्नेटिक फील्ड इधर आता, एरिया वेक्टर इधर आता, एक इधर आता, एक इधर आता। अभी आएगा, अभी देखो दिमाग लगाएंगे हम इसमें। अब जरा समझिए, ये हमने रेक्टेंगल के लिए आंसर निकाला है। पिछली क्लास का क्वेश्चन, अगर मैंने इसका टॉर्क निकाला हो, इसका टॉर्क निकाल के दिखाया था क्या? टॉर्क निकाल किसी का तो निकाला होगा मैंने, ओपन वाले का निकाल, तो ओपन वाले का और इसका टॉर्क तो सेम ही आएगा। इस वायर पे तो फोर्स ही नहीं है, कितना आया था टॉर्क? पिछले उसमें देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं था, तो इसका निकाला ही नहीं होगा मैंने, वेरिएबल वाले का निकाला होगा। ओके ठीक है, निकाला ही नहीं था, ओके ठीक है, मैंने सोचा मैंने निकाला था। एनीवे, अब जरा देखिए, ये आंसर हमारा निकला है स्क्वायर फिगर के लिए, स्क्वायर फिगर के लिए। तो अब जरा आप यहां फील करिए कि अब ये तो आपको फील आ ही गया कि इस वाले में टॉर्क 0 क्यों है। एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू फील्ड, बात समझ में आई? एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, और अब आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, इसमें टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा, एरिया वेक्टर अंदर है, बी वेक्टर इधर है, तो ये बनेगा आई ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू एल बी इंटू बी साइन 90, आई एल बी बी, और डायरेक्शन नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, समझ में आई? और सही बात है, इस पे इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है। तो रेक्टेंगल के लिए तो हमने निकाल लिया। अब हम जरा फील करते हैं कि क्या ये किसी आड़े टेढ़े फिगर के लिए भी होगा। आ जाओ। तो हम ये फील करते हैं कि क्या इस फिगर के लिए आप टॉर्क वैसे ही लिख सकते थे जैसे हमने अभी लिखा है। तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक, कि अगर इस फिगर का निकालना होता तो ऑल दो ये रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूं इसमें, यहां मैंने वायर एक मान लिया ऐसा और एक वायर मान लिया ऐसा। 0 करंट में ये वायर मान सकते हैं? तो मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही गया होगा मैं क्या कर रहा हूं। एक वायर मान लिया ऐसा, एक वायर मान लिया ऐसा। क्या ये समझ में आया कि ये 3 वायर हो गए, 3 लूप हो गई, एक लूप, दूसरी लूप, दूसरी लूप और तीसरी लूप, और इन तीनों में ही कपल बनेगा। और मैंने पिछली क्लास में प्रूव किया था कि कपल में फर्क नहीं पड़ता वो किसके अबाउट निकला है। तो
एक इसका कपल, एक इसका कपल, एक इसका कपल, तीनों कपल को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इंडिपेंडेंट होता है ये टॉर्क। इसीलिए भले ही तीनों का अलग अलग एक्सेस होती, लेकिन टॉर्क तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट के अबाउट यही बनेगा। तो समझ में आया कि मैंने इसको इसमें तोड़ दिया, तो ये एरिया A1, ये एरिया A2, ये एरिया A3, मतलब इसमें भी BI ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। चलो अच्छी बात है। क्या सर्कल में ये वाला काम कर जाएगा? कैसे? तोड़ दो इसको, और क्या। समझ पाए? ये इसको ऐसे ऐसे करके तोड़ सकते हैं, और अब आप बनाते जाओ ऐसी लूप। ये फील हुआ मैं क्या कह रहा हूं? कि बिल्कुल यही लॉजिक उसके लिए लगा रहे हैं। तो दरअसल अच्छी बात है, ये हम किसी भी प्लेन फिगर के लिए कर सकते हैं। आया? बशर्ते मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो किसी भी प्लेन फिगर के लिए ये एरिया वेक्टर ऐसा काम करेगा। लेकिन अगर प्लेन फिगर नहीं होता, ये ऐसा मुड़ जाता, अब क्या करते? बिल्कुल सही, तोड़ दो, और क्या। इसका अलग निकाल दो, इसका अलग निकाल दो, और वेक्टोरियली ऐड कर देना, क्योंकि टॉर्क वेक्टर है। तो सही बात है, एरिया भी तो वेक्टर है। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं A1 A2 डायरेक्ट जोड़ दो, A1 A2 भी वेक्टर के फॉर्म में लिखो। यहां तक ठीक है? अब जरा समझिए, इसका मतलब अब हमारे पास आंसर ये मिल गया कि लूप का शेप कुछ भी हो, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ा। बात समझ में आई? तो मैं भले ही सर्कुलर बना दूं या कुछ भी कर दूं, अब इसका मतलब क्या है? n टर्न्स। n टर्न्स का मतलब क्या है? n टर्न्स का मतलब ये है, देखें, ये समझ में आया? n टर्न का मतलब ऐसे करंट गया और ऐसे 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 कई राउंड लगाए और वहां से वापस आ गया। क्या सोच पा रहे हो? ये सभी करंट की डायरेक्शन एक सी होगी, तो सभी के एरिया एक से होंगे। तो अगर इसमें कैपिटल N टर्न्स होते तो n बार टॉर्क आता और वो ऐड हो जाता। इसका मतलब इसके करंट I है, टर्न्स n है, तो टॉर्क का फॉर्मूला बोलो, इसका क्या बना? N I A क्रॉस B। पक्का समझ में आया n का रोल? n को आप या तो ऐसे सोच लो, या तो आप उतनी बार टॉर्क लो, या सोच लो करंट n गुना हो गया है। नहीं आया समझ में? एक वायर में करंट आई था, ऐसे 10 वायर हो गए तो 10 आई करंट हो गया। तो या तो सोचो कि ये टोटल करंट है, या सोचो एक लूप का टॉर्क ये था, n लूप का टॉर्क ये है, n गुना कर दिया। आया समझ में? चलो अच्छी बात है। अब ये फॉर्मूला हमें किसी फॉर्मूले की हिंट दे रहा है। टॉर्क पढ़ चुके हैं कभी क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में? R क्रॉस F पढ़ा था, उसमें तो फोर्स आया था, फील्ड में आया था P क्रॉस E। तो क्यों ना मैं इसे एक नया नाम दे दूं, M। समझ में आया? दिस M इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, और दरअसल करेंट कैरिंग कॉइल ही मैग्नेटिक डाइपोल है। समझ में आया? इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस माइनस होते थे, इसमें प्लस माइनस सीधे किस फॉर्म में है प्लस माइनस नहीं पता चल रहा है हमें यह पता चल रहा है कि इसको एक सिंगल मैग्नेटिक डाइपोल माना जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिफाइन की कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल, मोमेंट ऑफ कॉइल, और ये कितना आया? NIA। क्या ये समझ में आ रहा है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वही जो A वेक्टर है, और A वेक्टर की डायरेक्शन क्या है इस केस में? क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन के हिसाब से M वेक्टर बाहर है। आया समझ में? तो M वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो करंट के अलोंग उंगलियां घुमाइए, थंब M वेक्टर की डायरेक्शन देगा। फॉर्मूला याद रखना आसान है क्योंकि P क्रॉस E से एनालॉजी है।
ये आज का फॉर्मूला है, दरअसल आज का फॉर्मूला ये नहीं है, ये है कि करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। अब टॉर्क तो ये आज का थोड़ी है, पहले पढ़ चुके हैं, पी क्रॉस ई एम क्रॉस बी, यहां बन गया। अब इतना बना तो क्या ये सोचते हैं एनर्जी में भी सही वही बनेगा? एनर्जी ऑफ कॉइल, हां तो टॉर्क ऑन कॉइल का फॉर्मूला बना एम क्रॉस बी। एनर्जी ऑफ कॉइल क्या बनना चाहिए इस हिसाब से? माइनस एम डॉट बी। और ये एनर्जी में कोई खास चीज नहीं है, ये सिंपली कैसे लिखेंगे हम? डी यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा का नेगेटिव। टॉर्क क्या है? एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा डी थीटा। मैंने प्रूफ में लिखवाया था, स्कूल के प्रूफ में वही चल रहा है बस। डी यू आया टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क कितना है? एम बी साइन थीटा। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो एम बी कॉस थीटा का नेगेटिव, एक प्लस सी आता। सी आर्बिट्रेरी है तो हमने जीरो चूज कर लिया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को इससे क्या मतलब है, रेफरेंस क्या है, कुछ भी मान लो, तो फॉर्मूले सेम बन रहे हैं तो हमने इस सी को जीरो मान लिया, तो एनर्जी भी माइनस एम डॉट बी आएगी। और इतना लिख ही रहे हैं तो चौथा और लिख लूं, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? इस पे फोर्स कितना है? जीरो। और अगर फोर्स जीरो है तो थीटा खिसकाने पे फोर्स नहीं आएगा, टॉर्क तो आएगा। और सोचिए अगर हम थीटा खिसकाते तो एक वापस रीस्टोरिंग टॉर्क आता। कितना आता रीस्टोरिंग टॉर्क? पीई साइन थीटा टॉर्क आता। इसे पीई थीटा लिख सकते हैं, बस पीई की जगह एम बी बन रहा है, तो टॉर्क सी थीटा बन रहा है। तो क्या बन जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। कायदे से मुझे दो चीजें और लिखनी चाहिए थी कि एक चौथा पॉइंट ये होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? मतलब टॉर्क जब जीरो होगा तो दो केस में जीरो होगा, एक बार थीटा जीरो पे, एक बार थीटा 180 पे। लेकिन जीरो पे एनर्जी कितनी बनेगी? माइनस एम बी। इस पे एनर्जी कितनी बनेगी? एम बी। तो ये हमारा स्टेबल, ये अनस्टेबल आया। तो दरअसल स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा डिस्टर्ब करोगे तो टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन का आई बाय एम बी बनेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? सेंटर मास के अबाउट। फोर्स है ही नहीं तो सेंटर मास पक्का रेस्ट पे है। ये आई करंट नहीं है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा पूरा। क्वेश्चन पहला बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। मास m, रेडियस r, करंट I, मैग्नेटिक फील्ड B, फोर्स, टॉर्क, एनर्जी, rotated slightly about diameter and released. Find time period of oscillation. तो पहला क्वेश्चन समझ लो जल्दी, आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले ये सोचिए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट टर्न्स नहीं दिए तो एक मान लो I इंटू पाई आर स्क्वायर,
डायरेक्शन समझ में आई? एम वेक्टर क्रॉस है और बी वेक्टर भी क्रॉस है और एम इज पैरेलल टू बी। चलो तो फोर्स तो समझ में आ रहा है, कितना है? 0। टॉर्क कितना है? 0, क्योंकि एम पैरेलल है बी के। एनर्जी कितनी है? माइनस एम बी कॉस 0। आ गया? और ये कितना बना? माइनस आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी। और सही बात है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और हम दूसरे तरीके से सोच भी सकते थे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है क्योंकि फोर्सेस इस पे ऐसे हैं। आया? और अब आप इमेजिन करिए कि अगर मैं इसको ऐसे खिसकाता तो ये ऐसे उठता। और क्या सोच पा रहे हो? ये फोर्स रीस्टोर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा तिरछा करते तो ये फोर्सेस ऐसे बन जाते। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा ये इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये फोर्स ऐसा था, अब अगर इसको तिरछा करता तो फोर्स ऐसे होता। सोचो, अभी ये ऐसा है, तिरछा करता तो फोर्स ऐसा होता। वापस ठीक करने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। या एनर्जी से सोच लो, मिनिमम एनर्जी है। अब पूछा है रोटेट किया थीटा से, तो अभी एरिया वेक्टर और बी वेक्टर सेम है। एरिया वेक्टर अगर थीटा से रोटेट करोगे तो टॉर्क कितना आएगा? कितना? एम बी साइन थीटा। और थीटा स्मॉल है तो कितना बना? एम बी थीटा। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। ये समझ पा रहे हो किसके अबाउट घूमेगा? ऐसे करोगे तो वैसे ही घूमना चालू कर देगा। हाँ, एम आर स्क्वायर बाय 2 रिंग का डायमीटर के अबाउट बाय एम बी। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी। तो टाइम पीरियड हमने कैसे निकाला कि पहले रीस्टोरिंग टॉर्क देखा, उससे सी ढूंढा और 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी लगा दिया। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन 2 और दूसरा क्वेश्चन, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इसके 100 टर्न्स और करंट 0.2 एम्पियर, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर और मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला। तो पहला पूछा है फोर्स, दूसरा पूछा है टॉर्क, तीसरा पूछा है एनर्जी और चौथा वर्क डन इन रोटेटिंग लूप slowly by 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एक और करके दिखाता हूं, फिर क्वेश्चन दे रहा हूं। तो ये रेगुलर हेक्सागोन के फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो एम वेक्टर ढूंढ लो। एम वेक्टर बनेगा एन आई ए। टर्न्स कितने हैं? 100। करंट कितना है? 0.2। और ये कितना है? 6 टाइम्स √3/4 एल स्क्वायर। लिख सकता हूं √3/4 एल स्क्वायर, 6 बार टोटल एरिया। ठीक है, 0.1 से 0.1 कट गया, ये वाला टर्म इससे कैंसल आउट हो गया। 1.2 से 0.3 √3
और यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट समझ में आई क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है। बी वेक्टर हमें गिवन है, कितना है बी वेक्टर? 1.5 टेस्ला, ये आई कैप में है। मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है? ये आई माने, ये जे माने, ये हमारी तरफ वाले को के माने, तो एम वेक्टर के कैप में है, ये आई कैप में है। और अब फोर्स, बोलो फोर्स कितना है? और फोर्स भी सोचना होता है क्या? यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स 0। टॉर्क, टॉर्क m क्रॉस b, तो m और b इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 0.45√3 और k क्रॉस i j कैप। या तो k क्रॉस i ऐसे सोचिए, या फिर दूसरा तरीका ऐसे, ध्यान दीजिए अच्छे से मैं कैसे बोल रहा हूं। m वेक्टर इधर है, b इधर है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है? जब m वेक्टर b के पैरेलल हो जाए। नहीं समझ में आया? पहले m वेक्टर की डायरेक्शन समझिए। m वेक्टर हमारी तरफ है, ये है, b इस तरफ है, और b ये चाहता है कि m को अपनी तरफ घुमा दे। और समझ में आया क्यों? क्योंकि m और b जब पैरेलल होंगे तभी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो ये इसको चाह रहा था कि ऐसे घूम जाए, आया? और ऐसे घुमाना चाहेगा तो टॉर्क किधर लगेगा? इस वाले को ऊपर उठाएगा, इस वाले को नीचे गिराएगा। और जरा फील करते हैं ये बात सही है कि नहीं, कि ऐसा होगा कि नहीं। तो अब सोचो, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अब फील करो इस पे किस तरफ आएगा? I से B। करंट उल्टा है, ओके, हाँ तभी आंसर उल्टा आ रहा है। तो I से B, ये फील आया इस पे डॉट, ये फील करो इस पे क्रॉस। और अब इमेजिन करिए ये ऊपर उठ रहा है, ये नीचे जा रहा है, मतलब टॉर्क इस पे ऐसे आ रहा है। और टॉर्क अगर ऐसे आ रहा है तो ये डायरेक्शन में है, जे कैप में है। तो या तो वेक्टर में कन्वर्ट करके लिखो, या फील करिए, या मैं तो हमेशा ऐसे ये सब कुछ भी नहीं करता, ऐसे सोचता हूं m कहां है? इस तरफ ले जा रहा है, m को b के पैरेलल ले जाना है, मतलब टॉर्क, समझ गए, ऐसा रहा होगा। क्योंकि इसको इधर घुमाना है तो ऐसे घूम रहा होगा। तो कॉमन सेंस से टेंडेंसी देख लो, उससे अंदाज लगा लो। चौथा क्या पूछा है? वर्क डन इन रोटेटिंग लूप स्लोली बाय 130 डिग्री बाय 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन बताना पड़ेगा अबाउट वर्टिकल डायमीटर या वर्टिकल डायगोनल, और यह भी बताना पड़ेगा व्हेन सीन फ्रॉम अबव, व्हेन सीन फ्रॉम पॉइंट P। समझ गया ना क्या क्या बोलना पड़ा ये? क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो इस पे डिपेंड करेगा कि आप कहां से देख रहे हो। तो ये कहा जब हम यहां से देखते तब। और अब सोचिए m वेक्टर हमारा इस तरफ है, ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है या ऐसा क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पूछा है, समझ गए? और एंटी क्लॉकवाइज पूछा है तो एक्चुअली ये अपने आप ही हो जाएगा, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई? एक्सटर्नल एजेंट का नेगेटिव आएगा। इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको क्लॉकवाइज कर दूं तो क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे होता, और फील करिए अब एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि m इधर है, ये चाह रहा है इधर हो जाओ, हम उल्टी तरफ ले गए, तो हमने एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट काम किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। और इसके लिए हम क्या करते? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -P cos 90, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है?
माइनस पी ई कॉस, और अब सोचिए कि m वेक्टर इधर था और हम इस तरफ ले गए, तो ये एंगल हमने 120 बना दिया, cos 120 आया। तो कितना बना, PE/2। इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी आई, PE/2 माइनस 0। अब P को M भी लिख लो, सो दैट लगे कि हम मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन कर रहे हैं। MB/2, और M कितना है, ये B कितना है 1.5, तो आंसर 0.225√3 जूल। और बहुत ही जरूरी चीज ये थी कि मल्टीपल तरीके से आपको जस्टिफाई होना चाहिए कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा, कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अलग अलग तरीके से सोच पाए कि या तो सोचिए नेचुरल टेंडेंसी इधर घुमाने की थी, हम क्लॉकवाइज उल्टा घुमा रहे हैं, तो नेचुरल के अगेंस्ट करोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम खुद तो करेगा नहीं, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ गई। या फिर इसमें फोर्स इधर लग रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ होता तो ये वर्क पॉजिटिव करता, हम डिस्प्लेसमेंट उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, हम उल्टा घुमाना चाह रहे हैं ना। तो रटना तो एक ही चीज है, एम वेक्टर क्या होता है बस, बाकी तो पुरानी कॉन्सेप्ट है। बुकलेट निकालो, एक्सरसाइज 11, पेज नंबर ढूंढ लो, डीसीटी 4 के जस्ट पहले, पेज 23, एक्सरसाइज 11। सेकंड क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल ये बताना पड़ेगा, वो जो एरो है शायद एरो बना है, ऊपर से देखने पे होगा ये, मतलब ये फिगर जो बना है ना इसमें ऐसा है, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे 30 डिग्री घुमा दिया। हाँ, जो एन वेक्टर लिखा है वो एरिया वेक्टर है। थर्ड क्वेश्चन में एन वेक्टर एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम वेक्टर ऊपर की तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, तो टॉर्क ऐसे आएगा। एनर्जी 0। चलो हो गया आंसर। पहले क्वेश्चन में टॉर्क m क्रॉस बी, m वेक्टर ऊपर की तरफ है, m और b इस तरफ टॉर्क आएगा तो ऐसे घुमाना चाहेगा, तो टॉर्क ऐसा है, और m इंटू आई इंटू एरिया इंटू बी। टर्न्स भी है क्या इसके पास, टर्न्स नहीं है तो 1, और एनर्जी 0। अब अगर इसको 30 डिग्री घुमा देते और इस तरफ 30 डिग्री घुमा दिया जाए, तो m अभी 90 बना रहा था, फिर 60 बनाएगा, और 60 बनाएगा तो टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन 60। तो I√3/4 L²B √3/2, लेकिन एनर्जी हो जाएगी -MB cos 60। आंसर सही है, इसका √3/2 7.5 और इसका √3/2 सही है। चलो सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ ये सोचना है, एरिया वेक्टर इस तरफ, बी वेक्टर इस तरफ, तो ये वाला केस कौन सा है, एम एंटी पैरेलल, टॉर्क 0, एनर्जी मैक्सिमम, -MB cos 180 +MB। दूसरे केस में
एम इधर बी इधर, तो टॉर्क हमारा मैक्सिमम लेकिन एनर्जी हमारी जीरो। तीसरे केस में एम इधर बी इधर, ये थीटा, टॉर्क एम बी साइन थीटा, एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा। लेकिन चौथे में एम इधर बी इधर और थीटा ये, टॉर्क अभी भी एम बी साइन थीटा बनेगा, पाई माइनस थीटा, लेकिन एनर्जी बनेगी माइनस एम बी कॉस पाई माइनस थीटा प्लस की। तो मिनिमम एनर्जी इसकी है, फिर इसके बाद इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, तो आंसर क्या आ गया? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्मॉल कॉइल लिखा है, तो कॉइल हमारी छोटी सी है। अब कॉइल ऐसी और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा के कैप में है और ये भी इसी प्लेन में है। अब इसमें किस तरफ है ये लिखा नहीं, ये लिखा हुआ होना चाहिए था कायदे से, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लेता हूं। मान लो ऐसा मान लिया, एम मान लिया मैंने क्रॉस में, बी मान लिया डॉट में, तो टॉर्क हो गया जीरो, एनर्जी हो गई माइनस एम बी कॉस 180 प्लस एम, और बी फंक्शन एक्स वाई का दिया है। और अब जरा सोचिए, अगर एनर्जी एक्स और वाई का फंक्शन है तो फोर्स कैसे ढूंढोगे? माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप। कुछ समझ में आया? तो एनर्जी का फॉर्मूला आई इंटू एरिया 2 इंटू 10 पे माइनस 4, सही है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 पे माइनस 4 कॉमन ले लूं। अब ये कॉमन लिया, एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर आई कैप, और एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में 2x वाई जे कैप। कुछ समझ में आया क्या हुआ? कि वेरिएबल फील्ड में हमने एनर्जी का फंक्शन निकाला, एक्स और वाई पे डिपेंड कर गई, और अगर एनर्जी इन दो पे डिपेंड कर रही है तो फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप। टॉर्क जीरो, एम और बी एंटी पैरेलल है ना, तो एंगल थीटा 180 डिग्री है, एम बी साइन 180। और वेरिएबल फील्ड है तो फोर्स आ सकता है, यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स नहीं आता, वेरिएबल में तो आ सकता है। बोलो, तो बताया तो ये मैंने मान लिया ये क्रॉस है, भी लिखा तो है के कैप में, भी लिखा तो है अलोंग के कैप। अरे एक्स और वाई तो वेरिएबल्स हैं, डायरेक्शन तो के कैप में है ना। अरे यार ये अंग्रेजी की क्या कर रहे हैं यार, ये है, फिर से पढ़ो। और नहीं आए समझ में तो इंग्लिश की किताब पढ़ो जो होमवर्क दिया है पहले। तो 2x वाई स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन के कैप में है अलोंग जेड डायरेक्शन। और ये कॉइल लिखा है लाइज इन एक्स वाई प्लेन,
इसका मतलब एरिया वेक्टर प्लस माइनस के कैप में था, तो वो मैंने माइनस के कैप मान लिया। प्लस के कैप मानते तो साइन बदल जाते दोनों के बस। हाँ, तो स्मॉल कॉइल लिखा था ना, कॉइल इतनी छोटी है कि उस इंस्टेंट पे हम उसके लिए यूनिफॉर्म फील्ड मान सकते हैं। अरे अगर कॉइल अगर छोटी है, बी भले ही बदल रहा है, तो इस छोटे से हिस्से के लिए यूनिफॉर्म मान लो ना। एक्स कॉमा वाई पे रखी है ना, अंडरस्टूड है। ये एक्स वाई क्यों लिख रहा हूं? ओह, ये तो बहुत सारी समस्याएं थी। ये एक्स कॉमा वाई पे रखी हुई है ऐसे, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के लिए मैंने यूनिफॉर्म मान लिया, तो इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी ये आई माइनस एम बी, ये माना मैंने क्वेश्चन, या एम डॉट बी। ये कहां लिखा? ओरिजिन पे रखी है। और अगर ओरिजिन पे रखी भी होगी तो ये सब निकाल के 0 0 छापेंगे, फिर हम बोलेंगे आंसर 0 आया। चलो, तो अब अगला डिस्कशन इसमें कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, या कितने तरह के डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। तो पहला हमारा होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट समझते हो? साउथ नॉर्थ, ये लेंथ एल है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट दरअसल ये एक अलग चैप्टर में ही आएगा, स्मॉल एम इंटू एल, वेयर एम इज कॉल्ड मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ। अगर बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? बिल्कुल वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, Q इंटू एल। बस Q की वैल्यू क्या हो गई? इसे मैग्नेटिक चार्ज नाम दिया गया या पोल स्ट्रेंथ, बस नाम दिए गए इसे, क्योंकि पहले पता नहीं था कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से पैदा होता है। तो एनालॉजी बनाने के लिए मान लिया कि इसमें भी 2 प्लस माइनस चार्ज हैं किसी तरीके के, और उनको नाम दिया था मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको पोल स्ट्रेंथ और लेंथ गिवन होगी, तो पोल स्ट्रेंथ में लेंथ मल्टीप्लाई करो, एम वेक्टर आएगा। डायरेक्शन समझ गए? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। चलो, दूसरा करंट कॉइल, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आया, तो अगर ये कॉइल होती और इस पे n टर्न्स होते, करंट ऐसे होता, तो ऐसा। तो इसका m वेक्टर आया n i a, और एरिया वेक्टर कौन सा? क्या समझ पा रहे हो? राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ऐसा। बात समझ भाई? इसका मतलब ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। साउथ नॉर्थ पोल समझ में आए? इससे कंपेयर करो। इसका एम साउथ से नॉर्थ था, तो इसका भी साउथ से नॉर्थ रहा होगा, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। इवन आगे हम पढ़ेंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आगे पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी ऐसी ही बनेगी, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती। घबराइए मत, ये आगे पढ़ेंगे हम, और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे हम। तो ये अभी फिलहाल छापने की जरूरत नहीं, बस मैंने समझाया है कि लाइंस ऐसी होती। हो सकता है ये 10वीं में बना रखी हो, नहीं बना रखी 10वीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए, ठीक है।
और एरिया कौन सा, ऐसा। मतलब आप एक मिनट ये फील करिए कि अगर दो करंट कैरिंग कॉइल ऐसी रख दी जाए तो बताओ ये अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी? इतने जल्दी कैसे बोल देते हो? ये ऐसा है एम वेक्टर, तो इसका एन इधर, इसका एस इधर, इसका एम वेक्टर इधर है। कुछ समझ में आया? तो दरअसल करेंट कैरिंग कॉइल अपने आप में एक बार मैग्नेट जैसी है, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा इसमें नॉर्थ और साउथ पोल का सेंस। और तीसरा, रोटेटिंग चार्ज। और जरा तीसरा समझिए, इसमें तीन तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की बार मैग्नेट या डाइपोल बनाया जा सकता है। एक तो बार मैग्नेट है, ये तो नेचर में ही एग्जिस्ट करती है, तो मैग्नेटिक रॉक्स की मदद से बनाते हैं। इसमें करंट कैरिंग कॉइल है, और एक रोटेटिंग चार्ज हमेशा से एक करंट है। अगर कोई चार्ज रोटेट कर रहा है तो ये एक करंट है। तो समझिए अगर चार्ज Q ऐसे घूम रहा होता ओमेगा से रेडियस R में, तो बताओ इसका करंट कितना होता? Q बाय टाइम पीरियड, Q बाय 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? I इंटू एरिया। और इसे क्या लिख सकता हूं? Q ओमेगा बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो Q बाय 2 ओमेगा आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एम वेक्टर की? आ गया समझ में अंदर? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगा दो, इलेक्ट्रॉन होता तो पलटना मत भूलिए, क्योंकि आपको तो करंट सोचना है। करंट इधर है तो एम वेक्टर अंदर है। क्वेश्चन 1, साउथ नॉर्थ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, पोल स्ट्रेंथ 0.2 एम्पियर मीटर। मास 100 ग्राम, लेंथ दे रखिए। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन if released from theta tending to 0। पहला क्वेश्चन समझ में आया? बार मैग्नेट एक सिंपली आयरन की रॉड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड वाला मानिएगा। मास दे रखा है, लेंथ दे रखी है, पोल स्ट्रेंथ दे रखी है, तो इसकी मदद से मैग्नेटिक मोमेंट सोचना है। पोल स्ट्रेंथ यूनिट देखो, एम्पियर मीटर। 1 मीटर और लगेगा तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन। दूसरा और बढ़िया क्वेश्चन,
हाँ, ये फिगर समझ में आ रहा है? सेकंड खासकर, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है। ये सर्कल है, ये पार्ट, ये रेक्टेंगल है, और ये लूप इस बार इस तरीके से है, और मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है। ये चीजें निकाल ली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और भी इंटरेस्टिंग है। और तीसरे में क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल किसी सर्कल में घूम रहा है विथ स्पीड v रेडियस r, उसका चार्ज q मास m है। तो आपको पहले उसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, फिर मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, फिर उनका रेशियो ढूंढना है, और उसी को यूज करते हुए इसका आंसर देना है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ H एटम इन ग्राउंड स्टेट। चलो क्वेश्चन नंबर 1। तो ये लेंथ है, ये स्मॉल m है, इनका प्रोडक्ट कैपिटल M। तो कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m इंटू L 0.02 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये m है। मैग्नेटिक फील्ड B 1.5 टेस्ला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 स्मॉल m L स्क्वायर। स्मॉल m कितना है? स्मॉल m मास 0.1, लेंथ कितनी है? 0.1 का होल स्क्वायर। तो 1/12 इंटू 10 पे -3 kg मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने निकाल ली। बातें करना बंद करिए। पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड गिवन थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास के अबाउट 1/12 ml स्क्वायर, ऐसा यूनिट में लिखा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2π/i/mb। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 इंटू 10 पे -3। मैग्नेटिक मोमेंट किधर गया? 0.02, 2 इंटू 10 पे -2। मैग्नेटिक फील्ड 1.5। ठीक है, 1.5 इंटू 2 3, 12 का 3 गुना 36, तो 2π/√360। तो फ्रीक्वेंसी आई 360/2π, और पाई को √10 से काट दूं 3 हर्ट्ज। क्यों? मैंने तो काट दिया, लेकिन हाँ, बोनस गिवन। हाँ, आ गया 3 हर्ट्ज के आसपास। चलो चलो सेकंड क्वेश्चन। हाँ, अगले क्वेश्चन में पहले एम वेक्टर ढूंढे। तो इसमें हमने क्या किया? इसको कंप्लीट किया ऐसे और ऐसे। तो इस वाले का एम वेक्टर आई कैप में मिला, तो आई इंटू एरिया वेक्टर, आई इंटू 2r² माइनस आई कैप, प्लस आई इंटू πr²/2, और ये माइनस जे कैप। ये एम वेक्टर आ गया। तो IR² कॉमन ले लें, बाय 2 -4i कैप प्लस पाई जे कैप। आ गया? निकालना क्या है? फोर्स 0, यूनिफॉर्म फील्ड है। टॉर्क m क्रॉस b, और m क्रॉस b में b नॉट आई कैप है, तो इसका क्रॉस इसके साथ तो होगा नहीं, इसके साथ होगा, तो j क्रॉस i प्लस k बन जाएगा फाइनल आंसर। तो b नॉट पाई r²/2i k कैप प्लस k। समझ में आया? m क्रॉस b लगाया। एनर्जी m डॉट b, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते तो
ये दोनों बचते, तो ये बनता बी नॉट इंटू 2i r², इन दोनों का, क्योंकि माइनस एम डॉट बी है, एक माइनस ये है, कट जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट दिखेगा टॉर्क के कैप में, इस पे तो टॉर्क आएगा नहीं, इसका एम वेक्टर तो एंटी पैरेलल है ना, जो टॉर्क आएगा इसका एम वेक्टर नीचे है, ये इससे कहेगा कि मेरे पैरेलल हो जाओ, तो इसको ऐसे घुमाएगा, आ गया नहीं है समझ? तो इस कॉइल के एम वेक्टर को ऐसे घुमाना चाहेगा, तो इससे समझ में आया कि टॉर्क के कैप में आएगा। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट कितना? 2m/q। चलो पहले पार्ट में चार्ज q वेलोसिटी v से जा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा, i है mr², ओमेगा है v/r, और वैसे भी समझ में आ रहा होगा mvr एंगुलर मोमेंटम आएगा। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट ये एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते तो ये करंट i इंटू एरिया, करंट i q बाय टाइम पीरियड 2πr/v, πr², तो qvr/2 आया। तो क्या ये दिखा, m जहां आया वहां q/2 आ गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम टाइम्स q/2m आया। और इवन डायरेक्शन भी सही है, डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अंदर आया और मैग्नेटिक मोमेंट भी तो अंदर ही आएगा अगर चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये डायरेक्शन उल्टी होंगी, समझ में आया? तो चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन उल्टी होगी। और सही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होता तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे आता, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आता। क्या ये समझ में आया? एंगुलर मोमेंटम तो रोटेशन से निकल आएगा, क्योंकि मास तो नेगेटिव कभी होता नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट उल्टा है, तो ऊपर। पक्का समझ में आया? एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट। q/2m जो आंसर हमने निकाला है वो जायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट है। मतलब एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यही वजह है कि अगर एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट पक्का डिफाइंड होगा अगर वो चार्ज पार्टिकल है। अब जरा क्वांटम नंबर याद करो। L एंगुलर मोमेंटम वाला है और एक मैग्नेटिक मोमेंट वाला भी है, तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो सीधे एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। दरअसल इलेक्ट्रॉन के पास दो तरीके के एंगुलर मोमेंटम है। कौन से? एक तो ये रिवॉल्यूशन वाला है और एक खुद के अबाउट रोटेशन वाला। तो एक स्पिन वाला है जो ±1/2 है और एक रोटेशन वाला है, रिवॉल्यूशन वाला है। रिवॉल्यूशन वाला कितना है? NH/2π, बोर्स प्रिंसिपल, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो nth ऑर्बिट में NH/2π एंगुलर मोमेंटम होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? E/2m टाइम्स एंगुलर मोमेंटम।
तो E बाय 2m टाइम्स NH अपॉन 2 पाई। कुछ समझ में आया? नेगेटिव सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा है कि जिस तरफ स्पिन कर रहा है उसके उल्टी तरफ आंसर आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। आ गया समझ में? मतलब जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और स्पिन कर रहा है एक, उसका भी है। चलो तो अब लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्या इसमें सेकेंड? हाँ तो यही तो लिख दिया, यही है आंसर। NH अपॉन 2 पाई हाइड्रोजन के लिए तो एंगुलर मोमेंटम है, बस मैंने वैल्यू नहीं छापी। nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ये है, इसमें Q बाय 2m से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। अब बस वैल्यू तो छापनी है। n की वैल्यू 1, प्लैंक कांस्टेंट पता है, E पता है, m पता है, सब कुछ पता है। चलो अब देखते हैं तुम कितने क्वेश्चन कर पाते हो। चैलेंज है एक तरीके का, तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, कॉन्सेप्ट नया कुछ भी नहीं है, बस आपको मैथ सोचनी है। पहला क्वेश्चन, ये एक चार्ज डिस्क है जो सिग्मा से ओमेगा से घूम रही है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, रेडियस r, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन समझ गए? तो एक चार्ज डिस्क है, ये ऐसे घूम रही है ओमेगा से, तो याद करिए चार्ज अगर घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझाऊं कि रिंग घूम रही होती तो ज्यादा आसान था, क्योंकि इसमें एरिया में कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसका करंट इंटू एरिया बनता, यही बनता। करंट में पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जहां तक बात उठी करंट की, तो करंट क्या है? Q बाय 2 पाई बाय ओमेगा। आ गया समझ में? लेकिन इसमें अलग अलग चार्ज अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो पहला कर भी लो, तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये गिन के नहीं बनानी है लाइन, ये है। तो इस बार क्या हो रहा है कि इसमें करंट पूरे लूप में ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये स्पाइरल शेप में वाइंडिंग है। हेलिकल अलग होता है, स्पाइरल अलग होता है, ये स्पाइरल है, समझ गया ना? हेलिक्स ये होता है, स्पाइरल वाइंडिंग जिसे कहते हैं वो स्पाइरल नहीं है, वो हेलिक्स है। स्पाइरल एक 2D फिगर है, समझ गए? मतलब इसी प्लेन में ऐसा हम कॉइल, देखिए ये कॉइल अगर यहीं के यहीं करे होते तो आंसर n इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाता, इंटू आई आ जाता। लेकिन हमने क्या किया, कॉइल की रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं, तो कॉइल की रेडियस आगे जाने पे बढ़ती जा रही है, तो अलग अलग जगह एरिया अलग अलग यूज होगा। और इसमें टोटल टर्न्स n है और क्लोजली पैक्ड कॉइल्स है, कैरिंग करंट I, मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन 3, ये थोड़ा सा और खतरनाक क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है, ये एक सिलेंडर है, मास m, रेडियस r, लेंथ l। अब इसमें
एक मैग्नेटिक फील्ड दाएं तरफ हमने लगा रखा है, इसमें करंट आई, नंबर ऑफ टर्न्स एन, और एक धागा यहां से मैंने बांध रखा है। टेंशन इन थ्रेड, मिनिमम म्यू टू प्रिवेंट स्लिपिंग। तीसरा क्वेश्चन ऐसा है, 3D फिगर लगभग इसका कुछ ऐसा होता, ऐसे रखा है और जो करंट कैरिंग वायर हैं वो ऐसे गए हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन समझ में आया? ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में मैंने करंट ऐसे, वायर ऐसे बांध दिए चारों तरफ ऐसे, तो ये सिलेंडर था, ऐसे करके वायर ऐसे बांध दिए और वायर में जा रहा है करंट और इसके टर्न्स हैं एन, करंट आई है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है। एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अगर ये फील्ड होता ही नहीं तो इसको हिलने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये फील्ड इससे कहेगा कि घूम जाओ। किस तरफ? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एम वेक्टर ऊपर है, ये इससे कह रहा है ऐसे घूम जाओ। अगर ये नहीं होता तो ये रोल कर जाता, और नहीं होता तो ये रोलिंग कर देता, लेकिन हमने क्वेश्चन आसान कर दिया है मैंने, बांध के कि रोलिंग वॉलिंग नहीं हो रही, इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करना है। तो मैंने धागा बांध दिया, लेकिन धागा बांधने पे फ्रिक्शन भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप धागा बांध दोगे तो इधर नहीं उसके अबाउट घूम जाएगा। सोचो, अगर नीचे स्मूथ होता तो ये ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है तो ये ऐसे चढ़ जाता है, इस पे ऐसे घूम जाता। तो फ्रिक्शन भी है, टी भी है, और दोनों की ही जरूरत थी इक्विलिब्रियम के लिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस ऑर्डर में क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो, देखते हैं कितने सोच पाते हो या कहां तक जा पाते हो। चलो, तो आंसर अगली क्लास में दूंगा, ठीक है? तो इसमें n काफी बड़ा है तो आपको यहां छोटा सा पार्ट मानना पड़ेगा, ये x मानना dx, और उस dx में टन्स dn लेने पड़ेंगे। मतलब ये जो x पे dx आएगा इसमें टन्स dn आएंगे। अब आपको सोचना है कि इसका क्या करेंगे, अदरवाइज लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन बन जाएगा, n इंफिनिटी है तो इंटीग्रेशन से करना चाहते हैं तो x पे ये dx मानना, इसमें टर्न्स dn ढूंढने हैं। अब वो ढूंढना है कि dn कैसे देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कॉमन सेंस का ज्यादा यूज करें कि ये इधर घूमना चाहता है तो ये टेंशन इधर आएगा, एक फ्रिक्शन भी आएगा, तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम देखना है, फिर रोटेशन इक्विलिब्रियम देखना है। ठीक, तो अगली क्लास में आंसर दूंगा इसके। हाँ, होमवर्क आ गया, डीसीटी कौन सी है, डीसीटी 4 विथ इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज अगर बच गए हो तो, और दूसरा HCV मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसकी थ्योरी, OL1 OL2 सॉल्व। ये चैप्टर खत्म हो गया वैसे HCV का, तो HCV का ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें 2 चैप्टर हैं, पहला मैग्नेटिक फैक्टर और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी फिलहाल लेकिन मैंने काम इतना ही दिया है, थ्योरी, OL1 OL2 और सॉल्व। एक्सरसाइज बाद में दूंगा, ठीक है? तो ये जरूर करना, और थ्योरी इंपॉर्टेंट है HCV की।